अब आपने कहा कि शिक्षक और छात्र यकीनन जिस तरह का आपका रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और समय-समय पर एक दूसरे में करेक्शन करते रहते हैं कि किन चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ें और क्या चीज़ें पीछे छोड़ दें। लेकिन मोरवाल साहब आपके पास आने के बाद लेकिन ये एक व्यावहारिकता है। हम सब इस चीज़ को महसूस करते हैं। मैंने खुद भी अलग-अलग जगहों पर देखा है, बड़ी सारी खबरें तो मैंने ही पढ़ी हैं कि ज़ूम मीटिंग में क्लास चल रही है और पता चला कि उसमें से ऑडियो और वीडियो गायब करके बच्चा लगा हुआ है गेमिंग करने में या जो भी यूट्यूब देखने में। तो उससे निकालने के, क्योंकि कोरोना ने हमारी ज़िंदगी को बहुत बदल दिया है, तो आप इन छात्रों से या जहाँ तक आपकी बात पहुँच रही है, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? ये जो किताबों से मोह भंग हो रहा है, इसको कैसे उस ओर लौट कर इन छात्रों को लेकर आया जाए? देखिए, आपने जो बात कही और जो गरिमा जी ने बात कही, मैं गरिमा जी की बात से बहुत पूरी तरह सहमत हूँ कि शब्दों की दुनिया कभी समाप्त नहीं होगी। कितनी ही कोशिश कर लीजिए, ये देखिए मोबाइल है, गैजेट्स हैं, ये एक तरह की तकनीकी है। मेरा ये मानना है कि एक लेखक के तौर पर मैं इस गैजेट्स का, मैं इस तकनीक का बहुत इस्तेमाल करता हूँ। अब ये निर्भर आप पर करता है कि आप उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं या किसके लिए करते हैं। जैसे मैं आपसे एक उदाहरण दूं कि मैं पिछले 5 वर्षों से कागज़ और कलम का इस्तेमाल नहीं करता अपने लेखन के लिए, मैं सीधा लैपटॉप पर करता हूं। और टेक्नोलॉजी का सबसे पहला सिद्धांत यही है कि जब तक वो आपको नहीं आता है तब तक वो आपको दुश्मन दिखाई देता है, और जब आप उसके अभ्यस्त हो जाते हैं तो वो आपकी ज़रूरत बन जाती है। मतलब मैं इस चीज़ को आज बैठकर महसूस कर सकता हूँ। पहले मुझे भी लगता था, बड़ा हम पारंपरिक ढंग से सोचते थे कि पांडुलिपि के कहीं ऐसा ना हो कि पांडुलिपि खत्म हो जाएगी नाम की चीज़। ऐसा नहीं है, चीज़ें रहेंगी कमोबेश, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये युग जो है, समय जो है, ये टेक्नोलॉजी का आप किस ढंग से बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब है या दूसरी चीज़ है, ये ठीक है, अच्छी बात है। आज हम बैठे हैं तो हमारी बात सीधे लाइव भी पहुंच रही है, और ये सही बात भी है कि ये यूट्यूब में बाद में प्रिजर्व भी हो जाएगी, जब चाहें हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो आपने जो कहा कि स्टूडेंट्स की जो बात कही, मैं इस मामले में मुझे कहीं ऐसा भी लगता है कि कुछ न कुछ हमारी शिक्षा पद्धति में भी गड़बड़ी पैदा हुई है। मैं इसमें खाली बच्चों का या मतलब छात्र छात्राओं को भी दोष नहीं मानता हूँ कि जो हमारी पढ़ाई लिखाई का जो थोड़ा सा हिसाब किताब हुआ है वो थोड़ा सा डिरेल्ड हुआ है, पटरी से उतरा है। मतलब अब आप कल्पना करिए कि अगर कोरोना में अगर ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता तो बच्चों की क्या हालत होती। बिल्कुल मेरा ये मानना है कि आप विश्वविद्यालयों में जाकर देखिए, इस बात को मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरा अनुशासन किसी विश्वविद्यालय से नहीं है। यहाँ प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी भी बैठे हैं, अभी आए, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि कहीं न कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो ये झोल पैदा हुआ है, उसके लिए एक हद तक हमारा वो समुदाय भी, खास तौर से बड़े शहरों और महानगरों का वो शिक्षक समुदाय जो पढ़ाने से ज़्यादा अपने आप को लेखक के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। ऐसे कितने अध्यापक हैं कि जो समय से कक्षाएं लेते हैं। मेरा ये मानना है कि खाली बच्चों को या टेक्नोलॉजी को हम थोड़ा दोष दें, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। शब्दों की अपनी एक गरिमा है। मान लीजिए एक लेखक, अगर मैंने खानज़ादा जैसे उपन्यास लिखा है तो ये खाली लैपटॉप या मैंने उससे नहीं लिखा है, उसके लिए मैंने अध्ययन किया है, मैंने साहित्य इतिहास संबंधी पुस्तकें खंगाली है, मैंने साहित्य संबंधी मैंने रहीम को पढ़ा है। हालांकि मैं छात्र के तौर पर बहुत साधारण किस्म का छात्र हूँ, लेकिन ये मेरी कहना चाहिए ना कि मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपकी शिक्षा के अलावा दीक्षा किस रूप में होती है। आपका नज़रिया सबसे बड़ी चीज़ है, लेखन में काम आता है आपका नज़रिया। अगर आपका नज़रिया ठीक है तो आपकी रचना भी बेहतर होगी। तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो कम से कम इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मतलब पहले भी देखिए, आज से नहीं, आज से 20 साल पहले भी, 25 साल पहले भी हिंदी का उतना ही पाठक था, और जिस तरह से संख्या बढ़ी है उस औसत वही है लगभग। हम जो पाठकों की बात करते हैं, हम गंभीर पाठकों की बात करते हैं। ये पाठक नहीं होते हैं ये जो छोटी छोटी किताबें या चलते वलते और जिस तरह से देखते, लेकिन इस दायरे को और ज्यादा व्यापक बनाना है, व्यापक बनाता है टेक्नोलॉजी। जी सर, एक जल्दी से 2 लाइन में। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, टेक्नोलॉजी एक निमित्त मात्र है। जी बिल्कुल। आज के हमारे लोक चिंतन में टेक्नोलॉजी को एक अंतिम उद्देश्य मान लिया गया है। इट इज़ नॉट द एंड, इट इज़ ओनली सपोज टू बी अ मीन्स। तो हम जब अपने छात्रों को, अपने युवा वर्ग को
अपने समाज को जब ये बताना चाहेंगे, ये कहना चाहेंगे, निषेध करना बराबर एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। बिल्कुल बिल्कुल निषेध की अवज्ञा बराबर होती रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इतिहास अगर कहिए तो इतिहास का सबक है, सबसे बड़ा यही है बिल्कुल, कि निषेध की अवज्ञा अनंत काल से होती रही है। बिल्कुल। तो निषेध पर मत जाइए। हाँ। आप उसे ये बताइए कि टेक्नोलॉजी एक निमित्त मात्र है, इसका आप सार्थक उपयोग कैसे कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उल्टा पलटा करके आप किताब पढ़िए, उसी से आपका ज्ञान वर्धन होगा। हाँ। और जैसा मैंने कहा, चयन के पीछे भी चिंतन होता है। बिल्कुल। अगर चयन के पीछे कोई चिंतन प्रक्रिया नहीं है तो वो चयन बेकार है। ठीक है सर। उससे कोई सार्थक उद्देश्य नहीं सिद्ध होगा। जी। और वो चयन भी वो चिंतन भी तभी परिष्कृत होगा जब आप समझ सकेंगे, आपका ज्ञान परिष्कृत होगा। जब आप परिष्कृत ज्ञान के आधार पर, चिंतन के आधार पर चयन करेंगे, तभी आपके लिए वो कुछ सार्थक हासिल कर पाएगा। इसलिए निषेध मत कीजिए। बिल्कुल।